सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। एज प्रॉमिस्ड हमने आपसे कहा था कि सीपीओ मेंस के लिए कुछ स्पेशल वीडियोस हम लोग लेके आएंगे। थोड़ा सा लेट जरूर है, लेकिन आपको जो टॉप कंटेंट है जो कि लास्ट मोमेंट पर पता होना चाहिए वो सब लेके आए। आज हम लेके आए वॉइस नरेशन के टॉप क्वेश्चन। आपको देख के लग सकता है ये तो ईजी पार्ट है, इसको हम ना देख के जाए तो मेरे भाई सीपीओ मेंस में 40 से ज्यादा मिनिमम क्वेश्चन आपके वॉइस और नरेशन के आने वाले हैं। उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके गलत होने की संभावना खूब रहती है। मैं यही कहूंगा कि एक बार अगर आपने ये वीडियो देख ली तो जितने भी जो कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, वो आपके कवर हो जाएंगे और आपको एग्जाम में जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं जिनके गलत होने की संभावना है उनकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हमने नॉर्मल क्वेश्चंस को बहुत कम रखा है और सिर्फ जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं वो रखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपने अब तक PQRS वाला वीडियो नहीं देखा है जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि लगभग 20 क्वेश्चन आपके आने, 17 से 20 क्वेश्चन सीपीओ मेंस में PQRS के, और उसमें से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के आ सकते हैं। और अगर आपने वो क्वेश्चंस की वीडियो देखी है, दो घंटे की पूरी वीडियो है, 2 घंटे अगर आपने उस PQRS की वीडियो पर अच्छे से लगा दिए तो आपका PQRS का भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो वीडियो अवेलेबल है, एक बार जरूर देख लेना। सो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज सबसे पहले हम वॉइस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, हर के 20-20 के करीब क्वेश्चन है, 20 वॉइस के 20 नरेशन के लगभग। तो देखते हैं एक बार। और ज्यादातर इररेलेवेंट क्वेश्चंस भी नहीं है, ये मत समझना कि इररेलेवेंट डाल दिया कुछ भी। जो PYQ है और टॉप क्वेश्चंस है वही पूछे हैं। देखें एक बार। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा सिंपल है। द मैन वॉज रिपेयरिंग द टायर्स ऑफ हिज कार। अब सबसे पहले जैसे ही हम देखते हैं, देखो बेसिक्स में मैं नहीं जाऊंगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, इस सब में मैं नहीं जाऊंगा। आप मेंस तक पहुंचे यानी कि ये बातें आपको पता होंगी, इतना पहले से आप जानते होंगे, ठीक है। तो वॉज रिपेयरिंग यानी कि पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ ING है तो पैसिव बनाते टाइम बी की जो फॉर्म है वो ING में होगी, जो आपकी मेन वर्ब होती है उसी फॉर्म में बी वर्ब होती है पैसिव में। तो ये ING है तो बीइंग का आना जरूरी है। आप यहाँ देखोगे यहाँ पे बीन है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बीइंग है ही नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव में आना चाहिए। यहाँ पे देखोगे वॉज है, यहाँ पे देखोगे वर है, ये बीइंग है, ये बीइंग है, ये रिपेयर्ड है, ये रिपेयर्ड है, यानी कि यहाँ तक ठीक है। अब हमें ये देखना है कि वॉज आना चाहिए या वर आना चाहिए। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बना, टायर्स ऑफ प्रेपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट है हिज कार। टायर्स के हिसाब से वॉज का प्रयोग नहीं होगा, वर का प्रयोग होगा, इसीलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क। अब ये ऑलरेडी पैसिव में है। पैसिव में क्यों है? क्योंकि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मॉडल प्लस बी है, इसका मतलब है जब इसको एक्टिव में लेके आएंगे तो कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बाई प्लस डूअर नहीं दे रखा है, तो बाई प्लस डूअर हमें अज्यूम करना पड़ता है। कोई जनरल टर्म्स जब होती हैं तो उनको मान लेते हैं, जैसे वन मान सकते हैं, पीपल मान सकते हैं, समवन मान सकते हैं, ऐसी टर्म्स को। तो ऐसे केस में आगे हमने यहाँ पे क्या मान रखा है, सारे सब ऑप्शंस में वन मान रखा है। तो हैज नहीं बनेगा, विल नहीं बनेगा, कुड नहीं बनेगा, कैन के साथ एक ही ऑप्शन है, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इफ यू आर डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट यू आर वर्किंग टू मेक चेंज हैपन। अब जैसे आप इस सेंटेंस को देखते हैं, इसके अंदर 2 क्लॉजेज हैं। जब भी आपके सामने वॉइस के क्वेश्चंस हो और जो कि 2 क्लॉज वाले हों, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि हम जो मेन क्लॉज है आपकी उसको पैसिव में कर दें। फिर हम ये देखेंगे कि क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पैसिव में करी जा सकती है या नहीं करी जा सकती है, तो वो कर दें। यानी कि अगर दोनों को कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो दोनों को कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सेंस में बदलाव नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि मेन क्लॉज को नहीं करते तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को करना ही पड़ेगा। अब एक बार यहाँ पे देखेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी इफ क्लॉज जो है कंडीशन को जो दिखा रही है, यू आर डूइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो इसका पैसिव बनाते समय आर बीइंग बन जाएगा या इज बीइंग बन जाएगा। तो देखेंगे इज बीइंग आ रखा है, हो सकता है इज बीइंग आ रखा है, हो सकता है इज बीइंग आ रखा है, हो सकता है इज डन आ रखा है, नहीं हो सकता, ये आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इफ यू आर डूइंग समथिंग, समथिंग आपका ऑब्जेक्ट था, समथिंग इंपॉर्टेंट, तो सब्जेक्ट भी इसी को बनाएंगे, तो इंपॉर्टेंट वर्क तो नहीं बन सकता, समथिंग इंपॉर्टेंट, समथिंग इंपॉर्टेंट, ये आपका 2 ऑप्शन बचे। आगे देखेंगे बाई यू, और यहाँ पे बाई यू नहीं लगा रखा है। अब हम यहाँ पे भी एग्जामिन कर सकते हैं कि बाई यू आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब आप खुद से ये देखिए, अगर ये एक जनरल स्टेटमेंट है, अगर यू का मतलब है कोई एक पर्सन जिससे बात करी गई है, अगर तो यू को लिखना हमारे लिए मैंडेटरी है। अगर यू का मतलब है कोई एक पर्सन, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हैव यू डन इट, क्या आपने ये किया है, क्या आप ये कर चुके हैं, तो यू यानी कि एक ही पर्सन की बात है। तो ऐसे केस में हमें
पैसिव बनाते टाइम बाई यू को मेंटेन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बार सेंस देखें, हमने कहा कि अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है यू आर वर्किंग, आप काम कर रहे हैं टू मेक चेंज हैपन, बदलाव लाने के लिए। तो क्या मैं किसी एक व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ या ये जनरल सेंस है? सबसे पहले तो आप देखते ही समझ जाओगे जनरल सेंस हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। आप यानी कि कोई भी, सब। यहाँ पे यू जनरल है, जेनेरिक यू अगर है तो बाई यू जनरली नहीं लिखेंगे। पहला तो ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट और क्या कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे हमने कहा यू आर वर्किंग, आप काम कर रहे हैं। वाई 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 आर यू वर्किंग, क्यों काम कर रहे हैं आप? टू मेक चेंज हैपन, बदलाव लाने के लिए। यहाँ पे 2 + V1 आ गया, मेक इन्फिनेटिव, चेंज उसका ऑब्जेक्ट आ गया और ये V1 आ गया। मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 जो आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके हिसाब से। सो यू आर वर्किंग, वाई वाई क्यों वर्क कर रहे हैं? टू मेक चेंज हैपन। अब इसको भी देख लेते हैं। चेंज इज बीइंग मेड टू हैपन, चेंज इज बीइंग मेड, बदलाव लाया जा रहा है, बदलाव लाया जा रहा है बाय योर वर्क, आपके काम के द्वारा। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? अब सी को देखते हैं। वर्क इज बीइंग डन, काम किया जा रहा है। वाई, क्यों काम किया जा रहा है? टू मेक चेंज हैपन, बदलाव लाने के लिए। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वही सेंस है, यू आर वर्किंग, आप काम कर रहे हैं, क्यों? बदलाव लाने के लिए। वर्क इज बीइंग डन, काम किया जा रहा है, क्यों? वाई, क्यों किया जा रहा है? टू मेक चेंज हैपन। आप कहोगे सर ये बेस्ट ऑप्शन है। आपको अब यहाँ पे एक चीज और लगेगी कि सर ये वर्क कहाँ से आए? देखो, यू आर वर्किंग, ये बेसिकली सेंटेंस है आपका। देखा जाए तो यू सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, वर्किंग आपकी मेन वर्ब है। लेकिन वर्क एक ऐसी वर्ब है जो कि नाउन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। इसका तो वर्क नाउन भी तो होता है। तो या तो आप ये कहें कि आई एम डूइंग माई वर्क, या आप ये कहें कि आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। भाई आप दोनों तरीके से सेंटेंस कह सकते हैं। आप कुछ कर रहे हैं, कोई आके कहता है क्या कर रहे हो? आई एम डूइंग माई वर्क, भाई काम कर रहा हूँ। या आई एम वर्किंग, भाई काम कर रहा हूँ। सो एक तरीके से देखा जाए तो आई एम डूइंग वर्क, तो उसी वर्क, ये यू आर वर्किंग को ऐसे अज्यूम कर लिया गया है कि यू आर डूइंग वर्क, यू आर डूइंग वर्क, वर्क इज बीइंग डन। तो इसी को पैसिव बना दिया गया। तो इस तरीके की जो वर्ब्स होती हैं इनका ध्यान रखेंगे। बाय यू मेंशन करने की क्यों नीड नहीं रही है? अगेन क्योंकि एक जनरल स्टेटमेंट है। आई होप आपको इस क्वेश्चन से काफी सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। नेक्स्ट, द कैप्टिव वॉज बाउंड टू अ ट्री। जैसे देखोगे वॉज बाउंड है तो वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का ये पैसिव है। पास्ट इंडेफिनिट का अगर ये पैसिव है तो किस तरीके से करेंगे? वॉज बाउंड तो नहीं बनेगा क्योंकि V2 आ जाना चाहिए ना। इसको किस में चेंज करेंगे अब हम? यहाँ से V2 लाएंगे एक्टिव के लिए। एक्टिव के लिए V2 चाहिए तो देखो यहाँ पे वॉज बाउंड था, यहाँ पे वॉज बाउंड था, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब ये समवन बाउंड, समवन बाउंड। बाउंड किसको किया है? आप पाओगे कि सब्जेक्ट ये है पैसिव का, तो एक्टिव में ये क्या बनेगा? इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो बाउंड का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? कैप्टिव। यहाँ पे किसको बना दिया? ट्री को। भाई ट्री को नहीं बांधा गया है, ऐसा थोड़ा ना कि ट्री को जो कैप्टिव है, कैप्टिव का मतलब है जिस आदमी को पकड़ा गया है, ठीक है, जो किसी की कैप्टिविटी में, किसी की गिरफ्त में है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 5वां क्वेश्चन आपका। पीपल से श्याम इज वाइज एंड ऑनेस्ट। अब देखो जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो एक बार पूरे सेंटेंस को समझेंगे। पीपल सब्जेक्ट है, से वर्ब है, श्याम सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, वाइज एंड ऑनेस्ट आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे जो दैट कंजंक्शन है वो हिडन है। सामान्यतः है जब ये वर्ब और ये जो दैट कंजंक्शन है इसके बीच में कोई शब्द नहीं आए तो ऐसे में दैट कंजंक्शन को ड्रॉप कर सकते हैं। दैट यहाँ पे होना चाहिए लेकिन वो हिडन है, ठीक है। सो पीपल से, पीपल थिंक, पीपल सपोज, पीपल गैस ड्रॉप कर देंगे। लेकिन अगर से की जगह पर टेल आएगा, पीपल टेल मी, तो फिर दैट को ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि बीच में मी आ गया है। तो वर्ब के और इस क्लॉज के बीच में कुछ नहीं होता है तो दैट ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये। अब देखो 2 क्लॉज हो गई। पहली क्लॉज ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? पीपल से दैट। लोग ये कहते हैं कि श्याम इज वाइज एंड ऑनेस्ट, तो ये पूरी की पूरी क्लॉज आपकी क्या है? ऑब्जेक्ट बन रही है। अगर ये पूरी की पूरी क्लॉज आपकी ऑब्जेक्ट है तो ये देख लेते हैं इस क्लॉज के अंदर क्या है? श्याम सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। ये इज तो लिंकिंग वर्ब है। क्या लिंकिंग वर्ब्स को पैसिव में बना सकते हैं? द आंसर इज नो, नहीं बनाते हैं। इसका पैसिव तो बन नहीं सकता है तो किस वर्ब का बनाना पड़ेगा? से वर्ब का। अब से वर्ब का पैसिव बनाना है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? पूरी क्लॉज। तो पहला ऑप्शन हमारे पास ये बनता है कि इस पूरी क्लॉज को उठा के सब्जेक्ट बना दें, क्योंकि ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। फिर आगे से यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज सैड लिखते हैं।
बाई पीपल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पीपल जनरल टर्म है। आज ही की क्लास में कई बार डिस्कस कर चुका मैं कि जनरल टर्म्स को नहीं लिखते हैं, ठीक है, जनरल टर्म है। लेकिन सामान्यतः हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश में कि चाहे इन्फिनेटिव हो चाहे दैट क्लॉज, उनको सामान्यतः सब्जेक्ट नहीं बनाते, उसकी जगह हम क्या करते हैं, एक इंट्रोडक्टरी इट का यूज कर लेते हैं। तो इट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इट इज सेड, बिल्कुल इट का यूज हो रखा है। इट इज बिलीव्ड इसलिए गलत है क्योंकि वर्ब चेंज कर दी। लेट्स से तो एक्टिव है अपने आप में। श्याम इज वाइज एंड ऑनेस्ट इज सैड। अब देखो यहाँ पे इस पूरी क्लॉज को सब्जेक्ट बना दिया गया है। दैट कंजंक्शन कहाँ है, दैट तो होना चाहिए था। अब आप कहोगे सर ऊपर दैट नहीं है तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ इसलिए होना चाहिए मेरे भाई क्योंकि वहां पे क्या है, से वर्ब के इमीडिएट बाद है। और मैंने यही तो बताया आपको कि जब वर्ब के इमीडिएट बाद दैट क्लॉज हो तो दैट को ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, वर्ब तो ये रही, दैट क्लॉज वाई, तो दैट को लिखना यहाँ पे मैंडेटरी होता अगर दैट हम लिखते। तो अगर इस क्लॉज को इस तरीके से बनाते तो इसका मतलब है ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। सो इट इज सैड ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो दैट श्याम इज वाइज एंड ऑनेस्ट। अब देखो यहाँ पे दैट आ गया है आपका, ऊपर ड्रॉप कर रखा था, यहाँ पे नहीं कर रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। नाउ अगला क्वेश्चन है, ये स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला, लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, लेट हिम सिंग अ सॉन्ग। अब लेट वाले जो होते हैं वो बेसिकली कैसे बनते हैं, अगर ये जो आगे वर्ब आ रखी है, देखो लेट खुद वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये बेयर इन्फिनिटिव है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अगर जो इन्फिनिटिव में वर्ब आई है अगर उसका ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो ऐसे केस में इसको बनाते टाइम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दो, इसको बाई के साथ में पीछे ले जाओ। और ये वाला जो है, एक चीज आपको जो बहुत कंसिस्टेंटली याद रखनी है कि लेट के बाद लेट आता है, फिर आपका बेसिकली क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और फिर आपका V1 आता है, बेस फॉर्म। यहाँ पे कभी भी आपको टू का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, टू आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देख लेते हैं एक बार, तो लेट हिम अ सॉन्ग, अब ये तो चेंज ही नहीं करा। अब देखो इसका पैसिव कैसे बनेगा मैं समझा देता हूँ। तो लेट आता है सबसे पहले, फिर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस डी ऑब्जेक्ट यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जो वस्तु है, प्लस में बी फॉर्म, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस में आपका बाई प्लस आई ऑब्जेक्ट जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो आ जाएगा। ये वाला गलत है क्योंकि इसमें टू बी कर दिया है एक तो, दूसरा हिम और सॉन्ग को चेंज नहीं करा है, हिम को बेसिकली यहाँ लेके जाना चाहिए था, ठीक है। लेट अ सॉन्ग बी संग बाई हिम, ये सही है, यहाँ पर टू बी कर दिया है, गलत हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट हिम, अगर रिक्वेस्टेड लिख दिया तो लेट को लिखने की इस तरीके से जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा अगर आपको नॉट लगाना हो इसमें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नॉट होता कहीं, लेट के साथ नॉट आएगा तो नॉट को आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे, आप नॉट को कहाँ लगाएंगे, ठीक है, नॉट बीच में, यहाँ पे, मतलब नॉट को काटना नहीं है, वहां पे आता है, लेकिन यहाँ पे तो जरूरत नहीं है हमें, तो वहां नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, इट इज योर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर पीपल इन योर पैरिश। ये भी स्टेनो का क्वेश्चन है, पूछा गया। तो एक बार देखते हैं स्टेनो वाला क्वेश्चन। इट आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, इज तो लिंकिंग वर्ब है, और क्या लिंकिंग वर्ब को आप पैसिव में कन्वर्ट कर पाओगे, द आंसर इज नो। तो योर ड्यूटी आपका क्या है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, तो इज से तो आप पैसिव नहीं बना सकते। अगर मेन वर्ब से पैसिव नहीं बना पाते हैं तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे केस में जो भी आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस के अंदर दी गई है हमें उससे पैसिव बना लेना चाहिए। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, टू प्लस V1 हेल्प, तो टू हेल्प को हमें पैसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली गोल्डन कॉन्सेप्ट्स की क्लास में मैंने पैसिव वॉइस पढ़ाए थे और उसमें मैंने बताया भी था कि इन्फिनेटिव को पैसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं, टू प्लस V1 को टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको आगे ले आएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा और टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये बदल जाएगा। तो देखते हैं एक बार कौन से ऑप्शन में, द पुअर पीपल, यहाँ पे देखो आर हेल्प्ड कर दिया, गलत हो जाएगा, टू बी हेल्प्ड होना चाहिए। यहाँ पे टू हेल्प है, ये तो एक्टिव है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे टू हेल्प है, एक्टिव है, ये गलत हो जाएगा। टू बी हेल्प्ड है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज पेरेंट्स विल सेंड हिम टू अ बोर्डिंग स्कूल नेक्स्ट ईयर। अब जैसे आप इस सेंटेंस को देखोगे तो हिज पेरेंट्स आपका सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, सेंड मेन वर्ब है। किसको भेजा जाएगा, तो हिम आपका ऑब्जेक्ट है, कहाँ भेजा जाएगा, तो टू अ बोर्डिंग स्कूल, ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है, जिसमें से टू प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है अ बोर्डिंग स्कूल। कब भेजा जाएगा, तो एडवर्ब ऑफ टाइम आपका आ जाता है नेक्स्ट ईयर। अब इसका पैसिव बनाते टाइम हमें सबसे पहले
बेसिक्स पे चलेंगे तो विल को विल बी में चेंज करेंगे तो इज टू भी गलत हो जाएगा और वुड भी गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। नाउ अब इन दोनों ऑप्शन को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो आप पाओगे कि एक में क्या कर रखा है, नेक्स्ट ईयर को लास्ट में कर दिया है, और एक में क्या कर रखा है, नेक्स्ट ईयर पहले बाय हिज पेरेंट्स को लास्ट में कर दिया है। कायदे की बात अगर मेरे से पूछोगे तो कौन सा ऑप्शन सही है, मैं कहूंगा ये भी सही है और ये भी बराबर में सही है। दोनों ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। बट फॉर सम मतलब रीजन एसएससी वाले पता नहीं क्या करते हैं, इनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि दोनों ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन क्लियरली बेनिफिट टू ऑल का क्वेश्चन है, बिकॉज हमें क्या बाद में रखना है क्या पहले रखना है, ये जस्ट हमारी प्रेफरेंस होती है फोकस के आधार पर, हम किस चीज को फोकस करना चाहते हैं। नॉर्मली जिस पार्ट को हम फोकस करना चाहते हैं उसको हम पीछे रख लेते हैं। नॉर्मली आप जब पढ़ोगे तो आप पाओगे, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ द वर्क इज डन बाई हिम टुमारो, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, द वर्क इज डन बाई हिम टुमारो, या द वर्क विल बी डन, नॉट इज, द वर्क विल बी डन बाई हिम टुमारो। या फिर मैं ये कहूँ कि द वर्क विल बी डन बाई हिम, सॉरी द वर्क विल बी डन टुमारो बाई हिम, तो ऐसा लग रहा है टुमारो बाई हिम होगा, टुमारो बाई हिम होगा, तो वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप ये कहोगे द वर्क विल बी डन बाई हिम, और कब, टुमारो, तो टुमारो कायदे से लास्ट में अच्छा लग रहा है आपको। लेकिन क्या ये हमेशा होता है, ऐसा भी नहीं है, टुमारो को हम पहले भी लिख सकते हैं। ऐसे केस में जब इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं तो अल्टीमेटली जो मेन बात आ जाती है वो आ जाती है सेंटेंस फ्लो की, कि सेंटेंस फ्लो किस में बेटर है। अब एक बात बताओ सिंपल सी, एसएससी वालों से मेरा क्वेश्चन है कि जो बच्चा मैथ्स, रीजनिंग, जीएस हिंदी में अटेम्प्ट करके आ रहा है, क्या उसको इतनी नॉलेज है कि सेंटेंस फ्लो किस में बेटर आएगा किस में अच्छा नहीं आएगा? द आंसर इज नो। कैसे समझ आएगा बच्चे को? दूसरा, एक क्वेश्चन पेपर अगर ये किसका है, कौन से एग्जाम का है, स्टेनो, स्टेनो में 200 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 2 घंटे का समय होता है, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन अगर आपको करवाने हैं सॉल्व, तो एक लॉजिकल सी बात होता है, एक क्वेश्चन के लिए आपके पास में लगभग आधा मिनट है, आधे मिनट से थोड़ा सा ज्यादा, 30-35 सेकंड, इतना ही टाइम है। 35 सेकंड में आदमी ये सब कर लेगा कि ये सब चेक कर ले, 1 मिनट भी पूरा नहीं है कि फ्लो किसका अच्छा है किसका नहीं है। तो मतलब सच क्वेश्चंस शुड नॉट बी आस्क्ड। जहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं, ये एसएससी को स्ट्रिक्टली देखना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन न सिर्फ बच्चे के इस क्वेश्चन के आंसर को खराब करेगा, बल्कि में ये पूरे पेपर का फ्लो उसका डिसरप्ट कर देगा। और ऐसे में क्या होता है ना, जैसे एक बच्चा ऐसा है जो मान लीजिए प्री का क्वेश्चन है स्टेनो का, तो एक बच्चा ऐसा है जो रीजनिंग को पहले करके आया है, तो वो तो इंग्लिश में फिर भी लास्ट में है कि चलते फिरते छोड़ के चला जाएगा, कुछ कर लेगा। लेकिन एक बच्चा जो सबसे पहले इंग्लिश को ही कर रहा है, तो सारा टाइम तो ये ऐसे क्वेश्चन खा जाएंगे। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी अब बात कर लेते हैं कि फिर भी अगर हमें सेलेक्ट करना है दोनों में से एक, तो क्या करेंगे। अल्टीमेटली बात यह है, ऐसे में 2 ऑप्शन आपके हो सकते हैं अगर इसको फिर भी जस्टिफाई करना है। पहला ये कि आओ और धूमधाम से एसएससी के आंसर को जस्टिफाई करके चले जाओ। दूसरा ये हो सकता है कि एक्चुअली में हकीकत बता दो कि सही भाई ये भी है, सही भाई ये भी है, बस दोनों में थोड़ा सा मीनिंग में डिफरेंस है। ऊपर वाले सेंटेंस में बाई हिज पेरेंट्स जो है वो पॉइंट ऑफ फोकस है हमारा। सेंटेंस में जो बाद की चीजें होती हैं जनरली वो फोकस कर रहे होते हैं हम, और जो पहले की होती हैं वो आपका फोकस नहीं करते हैं, न्यूअर इन्फॉर्मेशन को जनरली पीछे रखते हैं। तो अगर ये देखें हम बाई हिज पेरेंट्स को फोकस करना चाहते हैं तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और अगर हम नेक्स्ट ईयर को फोकस करना चाहते हैं तो आपका सी वाला सही हो जाएगा। ही विल बी सेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल, कब, नेक्स्ट ईयर। कौन भेजेगा, बाय हिज पेरेंट्स, सो ही विल बी सेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल नेक्स्ट ईयर बाय हिज पेरेंट्स। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि भाई कब भेजा जाएगा उसको, सो ही विल बी सेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल, किसके द्वारा, सो ही विल बी सेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल बाय हिज पेरेंट्स नेक्स्ट ईयर। सेंटेंस ये भी एकदम फ्लो यहाँ भी अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्योंकि एसएससी कई बार क्या करता है कि वो कहता है कि देखो ये जो सेंटेंस का सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट तो हमेशा फोकस में रहता है, तो यानी कि ओरिजिनल सेंटेंस में ये फोकस है। अगर ओरिजिनल सेंटेंस में ये फोकस है तो इसको पीछे रख दीजिए, और इस लॉजिक से एसएससी ने जो इसका आंसर दिया होगा वो बी ऑप्शन दे दिया होगा। बट मेरा यहाँ पे एक और एसएससी से सवाल है कि अगर आपने ये लॉजिक के साथ में बी ऑप्शन मार्क किया है, तो बात यह है कि अगर उसको भेजा जाएगा बोर्डिंग स्कूल तो उसको कौन भेजने आएगा, गाँव का प्रधान भेजेगा? अरे बोर्डिंग स्कूल माँ बाप भेजेंगे यार, पेरेंट्स भेजेंगे। सो इसको फोकस क्यों होना चाहिए पेरेंट्स को? पेरेंट्स को कायदे से यहाँ पे फोकस नहीं होना चाहिए था, बट एसएससी ने, मतलब मैं आई एम डैम श्योर कि बी ऑप्शन आपका आंसर दिया होगा, ठीक है। तो बट मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इट्स अप टू यू यार, ठीक है। मैं आपको जस्ट
अपने फालतू के मसल्स फ्लेक्स करने के लिए ये नहीं कह सकता हूँ कि देखो इन दोनों में से कैसे एलिमिनेट करेंगे, वो फालतू की बात होगी, एकदम इलॉजिकल सी बात होगी, वो नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। मैंने लॉजिक दे दिया आपको कि दोनों में से क्या कैसे बन सकता था। होपफुली द मैच विल बी वन बाई अस, तो विल बी वन, तो विल प्लस बी वन आना चाहिए। यहाँ पे देखो बी आ रखा है, ये गलत हो जाएगा, बी आ रखा है गलत हो जाएगा, हैव आ रखा है गलत हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन वाज शेयर्ड विद द स्कूल अथॉरिटी बाय द इंस्पेक्शन टीम। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन में वॉज शेयर्ड को लेके चलेंगे, नहीं पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हमें ढूंढना है। पास्ट का इंडेफिनिट टेंस आपको यहाँ नहीं दिखेगा, हैज दिख रखा है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाता है। यहाँ पे अब आप देखोगे, अब क्योंकि व्हाट से सेंटेंस शुरू है WH वर्ड से, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, डिड की पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी भाई, बिना डिड के कैसे लगाओगे, इसका मतलब है कि ये बिना डिड के आ रखा है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सो व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड द इंस्पेक्शन टीम शेयर। अब देखो यहाँ पे विथ प्रेपोजिशन है, यहाँ पे वाई है। अब ऊपर देखेंगे कौन सी प्रेपोजिशन थी, विथ, तो विथ प्रेपोजिशन को चेंज थोड़ा ही कर देंगे, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, सी, ठीक है, तो ये बाई तो सब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे ये भी स्टेनो का सिर्फ 3 का है। नरगिस क्विकली पिक्स आउट द इंपॉर्टेंट फाइल्स फ्रॉम हर ऑफिस सेल्फ। जैसे देखते हैं ना, पिक्स आउट आ रखा है, पिक्स आउट यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, तो इज एम आर के साथ बनेगा, तो ये विल बी वाला गलत हो जाएगा, हैव वाला गलत हो जाएगा, बीइंग वाला गलत हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा, दैट्स द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, somebody sent me a gift on my anniversary। सो somebody सब्जेक्ट है, सेंट वर्ब है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो या तो इससे बनाएंगे या इससे बनाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ तो someone से बना रखा है, ये तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आई से, यहाँ पे आई से, आई से। सेंट है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है तो वुड बी वाला गलत हो जाएगा। सेंट का V3 सेंट रहेगा, सरप्राइज को यहाँ पे लगाने का कोई सेंस नहीं है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल डोंट यूज दिस रोड मच। अब जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखते हैं, सबसे पहले डोंट यूज है, आपको वर्ब पे सबसे पहले ऑपरेट करना होता है। जब भी हमें बात करनी है वॉइस की, तो सबसे पहले वर्ब पे। डोंट यूज यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को इज एमआर से बनाते हैं, तो कैन वाला ऑप्शन आप सीधे सीधे एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। दूसरा, अब आपको क्या देखना है, जैसे पीपल आपका जनरल सब्जेक्ट है, जनरल सब्जेक्ट है तो जनरली हमें इसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे तो पब्लिक लिख दिया है, ये तो अलग ही बात कर दी। दूसरा, पीपल आपका क्या जनरल सब्जेक्ट है, इसको ड्रॉप करना बेटर रहता है, इसका मतलब है कि ये भी आपका गलत हो जाएगा। और ये, इसमें एक चीज और भी कह सकते थे हम, वो क्या कह सकते थे, जैसे यहाँ पे एसएससी ने सही खेला है कि इज नॉट मच यूज्ड। जनरली मच जो है वो आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो कि वर्ब के बाद में यूज होगा। इज नॉट यूज्ड मच, तो मच जो है यूज के बाद में आपका आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे भी देखा, यूज आपकी वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और मच आपका क्या है, लास्ट में, तो मच को बाद में रखना चाहिए, जो कि इस वाले ऑप्शन में, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है, समवन हैज ड्रंक ऑल द वाइन इन द ग्लास। जैसे आप देखोगे, हैज ड्रंक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है हैज हैव के साथ में, तो हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, हेड है और हेड है, दो ऑप्शन आपके सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखोगे बाई समवन लिख रखा है और यहाँ पे बाई समवन नहीं लिखा है। दूसरा, यहाँ पे ना हैज ड्रंक लिख रखा है, बीन नहीं है, तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपका ये करेक्ट आंसर है। हालांकि मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे बीन होता तो ये आपका बेटर चॉइस होता है, क्योंकि समवन को जनरली ड्रॉप करना हमें प्रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप करके दे नहीं रखा है, तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, लीव द प्रेमिसेस एट वंस। जैसे मैंने आपको बताया था, लीव द प्रेमिसेस, ये आपका कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस जनरली किसके साथ बनते हैं, लेट के साथ, तो लेट के साथ जो ऑप्शन है पहले इसको देख लेते हैं। तो लेट आ गया, प्लस में ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर टू भी आ गया। अब आप देखोगे लेट के साथ टू नहीं आना चाहिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। हालांकि एज फार एज आई रिमेंबर, ये वो क्वेश्चन है एसएससी स्टेनो 2022 के, जो मैंने पहले भी कराए थे, जहां पे एसएससी ने इसका शायद ये वाला आंसर दिया है। तो अगर किसी वेबसाइट पर आपको ये आंसर दिखाई देता है तो धोखे में बता जाना, एसएससी ने गलत आंसर दिया है, ठीक है। नाउ पीपल लेफ्ट द प्रेमिसेस एट वंस, ये तो पैसिव ही नहीं है, पीपल सब्जेक्ट है, लेफ्ट आपकी वर्ब है, ये तो V2 में पहुंच गया, तो एलिमिनेट हो जाएगा, गलत हो गया। समवन इज टू लीव द प्रेमिसेस एट वंस, टू लीव ये तो V1 है, V1 है, इसका मतलब है कि आप कहोगे कि ये भी आपका एक्टिव है, पैसिव नहीं है। पैसिव देख लेंगे, यू आर टोल्ड, आपको बोला गया है। जब भी आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाना है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको लेट को देनी है। अगर लेट आपका ऑप्शन में नहीं है, तो यू आर टोल्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर सजेस्टेड, इस प्रकार के फ्रेजेस आपको यूज करने, जो कि यहाँ पे यूज किए गए, तो ये आपका सब सही है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव टू स्टे इन नेदरलैंड्स फॉर अ ईयर टिल आई फिनिश माई कोर्स। तो हैव टू स्टे को बनाना है, तो हैव टू स्टे। अब देखो,
जैसे ही देखोगे आई हैव टू स्टे को आप बना नहीं पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि स्टे आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो पैसे में कन्वर्ट नहीं होगी, तो टू स्टे को तो चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, आई फिनिश माई कोर्स, इसको आप चेंज कर सकते हो, पक्की बात है। अगर इसको नहीं कर पा रहे हो तो इसको इस तरीके से कर सकते हो, आई एम ऑब्लाइज्ड, आई एम सजेस्टेड, आई मे बी अलाउड, या लेट मी स्टे। लेट मी स्टे करने का कोई सेंस नहीं है, ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव है, तो इसको तो एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा जो आगे का पार्ट है उसको चेंज आपको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे सारे ऑप्शन में टिल आई फिनिश, टिल आई फिनिश, टिल आई फिनिश दे रखा है, यानी कि आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज को चेंज ही नहीं किया गया है। चेंज नहीं किया गया है यानी कि मेन क्लॉज को ही चेंज करना है। अब यहाँ पे देखेंगे आई हैव टू बेसिकली क्या दिखाता है? ऑब्लिगेशन दिखाता है, मजबूरी दिखाता है। मजबूरी दिखाता है तो सजेशन नहीं होगा, अलाउड नहीं होगा, ऑब्लाइज्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज द विंडोज। अब अगेन सबसे पहले लेट से बना सकते हैं, लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी और कुछ ऐसा है नहीं। विल यू क्लोज, ये तो एक्टिव है, ऑल द विंडोज बी क्लोज्ड, अब इसमें लेट ही नहीं है तो डायरेक्ट बी लगाने का कोई सेंस नहीं है। कैन यू क्लोज ऑल द विंडो, ये तो एक्टिव है, ये तो रिक्वेस्ट है, आप किसी से कह रहे हो। हेल्प द नीडी पीपल, नीडी पीपल यानी कि जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, तो ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो एक तो लेट से बना सकते हैं, तो लेट से देख लेते हैं। तो लेट से एक तो ये लेट द नीडी पीपल बी हेल्प्ड, ये आपका सही है। यहाँ पे बीइंग आ गया है, आईएनजी फॉर्म लेट के बाद नहीं आती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आर हेल्पिंग, तो ये तो आपका कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, आर बीन, आर के साथ बीन तो कभी नहीं आता है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ हु रोट द रामायण, रामायण किसने लिखी? तो देखो हु वाले जो क्वेश्चन होते हैं या तो आप क्या कर सकते हैं, बाई हुम से शुरू कर सकते हैं, या हु से शुरू करके बाई को पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे हु से शुरू तो किया है, बाई पीछे नहीं है, इसका मतलब है ये आपका एलिमिनेट हो जाता है। ये तीनों ही बाई हुम से, रोट यानी कि पास्ट की बात है, पास्ट की बात है तो वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। दैट और हु इनका कोई सेंटेंस का मतलब ही नहीं है दोबारा से लगाने का, तो ये गलत हो जाते हैं। सो बाई, और देखो ये बाई हु कर दिया है तो ये वैसे एलिमिनेट हो जाता है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएल का है। दे डिड नॉट रिपेयर माई फोन, दे डिड नॉट रिपेयर माई फोन यस्टरडे। डिड नॉट रिपेयर यानी पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है तो वॉज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैड गलत हो जाएगा, डिड गलत हो जाएगा, कुड गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी, यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, द आर्म्ड फोर्सेस पुट अप एन इंप्रेसिव परेड ऑन रिपब्लिक डे। पुट अप यानी कि ये तो पास्ट की बात है, आपको सर कैसे पता चला पास्ट की बात है? देखो ऑन रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे की बात कर रहे हैं तो जनरली ये तो पास्ट की बात रही होगी। ठीक है, अच्छा वैसे देखा जाए तो ये प्रेजेंट में भी हम रख सकते हैं। अगर हम इसको एक फैक्ट रखें कि भाई आर्म्ड फोर्सेस हर साल ऐसा करते हैं, तो इसको या तो पास्ट इंडेफिनिट माना जाएगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों पॉसिबल है। अगर हम एक रिपब्लिक डे की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको पास्ट मानना पड़ेगा। अगर हम जनरल सेंस की बात कर रहे हैं तो आपका प्रेजेंट भी हो सकता है, तो देख लेते हैं। लेकिन रहेगा आपका इज एम आर या वॉज वर्ब के साथ, तो हैव वाला गलत हो जाता है क्योंकि कॉन्टिन्यूस जैसा इसमें कुछ नहीं है, तो बीइंग आपका गलत हो जाता है, और पुटिंग तो बनेगा ही नहीं, कॉन्टिन्यू आईएनजी, तो आपका कौन सा हो जाएगा? एन इंप्रेसिव परेड वाज पुट अप बाय द आर्म्ड फोर्सेस ऑन रिपब्लिक डे। यहाँ पे अगर इज होता तो भी करेक्ट होता। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉसिबल है। रिचर्ड रोट अ बोर्ड बेल्ट विथ साइनी बकल्स, जैसे ही देखोगे, सॉरी रिचर्ड वोर, नॉट रोट, वोर, वोर यानी पहनना। ठीक है, तो उसने एक ब्रॉड बेल्ट पहनी थी। ठीक है, तो जो कि साइनी बकल्स उसमें लगे हुए थे, बेल्ट के अंदर जो बकल्स होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे एक बार, वोर है यानी कि V2 है, V2 है तो इसका मतलब है पास्ट का इंडेफिनिट है, पास्ट का इंडेफिनिट है तो वॉज वर्ब के साथ बनेगा, तो ये हेड है, इसमें वॉज वर्ब है नहीं, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, वॉच के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, इसीलिए वियर फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला आपका जो क्वेश्चन है, द मेड वॉज डस्टिंग द हॉल व्हेन द डोरबेल रैंग। जैसे आप देखेंगे वॉज डस्टिंग तो पास्ट का कॉन्टिन्यूस है, तो बीइंग के साथ बनना चाहिए वॉज बीइंग। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि ये रैंग है, ये सारे मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज को चेंज नहीं किया है, तो व्हेन द डोरबेल रंग इसको जैसे का तैसे रखा है। सो द डोरबेल रंग व्हेन। अब देखो कायदे से ये कि सेंटेंस में उन्होंने घुमा दिया, मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेट बना दिया, सबऑर्डिनेट को मेन बना दिया, जो कि करना गलत है, लेकिन अब इन्होंने कर रखा है। सो दिस इज हाउ वी नीड टू ऑपरेट, इसको हमें वैसे ही ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाई द मेड व्हेन, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, इसको सबसे पहले हटा देंगे। ठीक है, इज डस्टिंग तो प्रेजेंट में आ गया, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे वॉज डस्टिंग, ये तो कॉन्टिन्यूस टेंस है। यहाँ पे देखेंगे वॉज डस्टेड, इसमें कॉन्टिन्यूस है नहीं, मतलब बीइंग नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसमें बीइंग है, दैट इज ऑप्शन ए, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट अब आपके कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। सो नरेशन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, वॉइस के हमने काफी सारे क्वेश्चंस देखे और मैं रेलेवेंट रहा हूं, मैं बहुत मुश्किल क्वेश्चंस भी करा सकता था बट मेरा वो टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट ये है कि जो रेलेवेंट क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में मुश्किल क्वेश्चंस लगे वो हमने यहाँ पे डाले थे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। द मदर आस्क्ड द डॉटर कैन वी बाई टुनाइट्स डिनर फ्रॉम द रेस्टोरेंट, क्या हम आज का डिनर रेस्टोरेंट से खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कैन वी बाई, तो कैन को बेसिकली किस में बदलते हैं, कुड में बदलते हैं क्योंकि आगे पास्ट है। तो यहाँ पे देखो कैन को कैन छोड़ दिया, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको नरेशन में चेंज करते हैं तो उसको असैरेटिव बना देते हैं, यानी स्ट्रक्चर में क्या करते हैं कि सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है। यहाँ पे आप देखोगे कुड दे यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएगा, गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखोगे कुड दे यानी कि ये भी गलत हो गया। तो आपके तीन ऑप्शन हमने इजीली एलिमिनेट कर दिए। सो ओनली ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है आई आस्क्ड जॉय टू मीट फॉर लंच ऑन सैटरडे। जैसे ही आप देखोगे ये तो ऑलरेडी आपका इनडायरेक्ट में दिया गया है, इसका डायरेक्ट क्या रहा होगा। तो देखो जब भी टू मीट आ रहा है, 2+V1 आ रहा है, इसका मतलब है कि इंपेरेटिव सेंटेंस आपका ओरिजिनली रहा होगा। ओरिजिनल में इंपेरेटिव सेंटेंस रहा होगा तो वी सेल से नहीं बना सकते, सबसे पहले तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आस्क्ड है यानी कि पास्ट है तो सेज नहीं लिख सकते क्योंकि प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका गलत हो जाता है। तो आई सेड दोनों ठीक है। लेट्स के साथ में मीट लिख सकते हैं, मीट्स नहीं आएगा, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 आता है, ना कि V1 में एस। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स मीट फॉर लंच ऑन सैटरडे जॉय। सो मैंने जॉय से कहा कि सैटरडे को लंच पे मिलते हैं, ठीक है। सैटरडे पे वैसे डिनर ज्यादा सही रहेगा, सुबह संडे आराम से लेट तक घूम फिर सकते नहीं, ठीक है। जब पेपर हो जाए उसके बाद में मिलना, जिससे भी लंच डिनर पे मिलना आप लोगों को। नेक्स्ट, मिसेज गोम्स सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। अब देखो जब भी यहाँ पे जब अंदर की हम बात करते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कोई आपका फैक्ट या प्रोवर्ब आ जाता है तो इसमें कोई भी बदलाव हम नहीं करते हैं, कोई भी बदलाव नहीं करते हैं, इसका मतलब है सब सेम रहेगा। तो वॉज नहीं कर सकते, हैड नहीं कर सकते, हैज नहीं कर सकते, जो जैसे था उसको वैसे छोड़ देंगे, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। सो द स्ट्रेंजर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। स्ट्रेंजर सेड टू मी, इसका मतलब है आस्क्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले टोल्ड मी व्हाट माय नेम इज, ये तो गलत हो जाएगा, उसने बताया नहीं है, पूछा है, पूछा है तो आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। और किसको हैज आस्क्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि सैड है, सैड को आस्क्ड में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट चाहिए हमें, ठीक है। व्हाट वॉज माई नेम, ये तो इंटेरोगेटिव रह गया क्योंकि नेम से पहले वॉज आ गया तो ये गलत हो जाएगा। व्हाट माई नेम वॉज, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि असैरेटिव कर देना है तो आपकी जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। मोहित ऑर्डर्ड रोहित टू बी ऑनेस्ट। अब अगेन ऑर्डर्ड रोहित टू बी ऑनेस्ट, 2+V1 अगर लगा रखा है दैट मीन्स कि आपका इंपेरेटिव सेंटेंस रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस तो है नहीं, अब हमें जो गिवन ऑप्शन है उन पे ऑपरेट करना पड़ेगा। मोहित ऑर्डर्ड, अगर ऑर्डर है तो हमें ऑर्डर का सेंस चाहिए। जो कैन है ये बेसिकली यू कैन बी ऑनेस्ट, एक तरीके से चॉइस दे रहा है आपको, चॉइस नहीं देनी है। वुड बी ऑनेस्ट तो एक प्रेडिक्शन टाइप है तो ये भी नहीं होगा। यू शुड बी ऑनेस्ट सजेशन है, ये भी नहीं होगा। यू मस्ट बी ऑनेस्ट ये आपका ऑर्डर लग रहा है, ठीक है। सो ऑर्डर आना चाहिए, करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका। द टीचर पॉज्ड एंड सेड दोज हु आर टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू मी कैन गो, आई शैल नॉट माइंड इट। देखो सबसे पहले पॉज्ड एंड सेड, सबसे पहले दोज हु आर की जगह पे वर आना चाहिए। आपको वर्ब्स पे ऑपरेट करना है सबसे ज्यादा, अगर वर्ब्स पे ऑपरेट करोगे तो कर लोगे। तो हु वर आपका ठीक है यहाँ पे। दोज हु हैव बीन टायर्ड बिल्कुल नहीं बनेगा तो ये आपका एलिमिनेट हो जाता है। दोज हु आर में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आगे पास्ट है तो ये गलत हो जाता है। दोज हु वर, तो दो ऑप्शन आपके बचे हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, लिसनिंग टू हिम वुड गो, यहाँ पे विल को बेसिकली क्या कर दिया है, सॉरी कैन को बेसिकली वुड कर दिया। कैन को जनरली हमें कुड में चेंज करना चाहिए तो ये भी एलिमिनेट होने के चांसेस हैं। यहाँ पे देखो कुड गो कर रखा है। एंड दैट ही वुड नॉट माइंड इट, दैट ही वुड नॉट माइंड दैट। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे यही फर्क है, कुड गो है और यहाँ पे वुड गो है, मेजर डिफरेंस तो आपको यहीं पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आप आसानी से कह सकते हो कि कुड वाला आंसर आपका सही होगा, ना कि कैन वाला। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। व्हाट अ होपलेस फेलो यू आर सेड द टीचर टू द स्टूडेंट, ठीक है। सो टीचर ने कहा कि यार तुम किस तरीके के शिष्य हो, तो ये बेसिकली, तो देखो एक बार सबसे पहले यू आर है तो इसको बेसिकली किस में बदल देंगे, पास्ट में बदल देंगे, वॉज वर में चेंज करेंगे। जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे तो आर है, यहाँ पे तो आर है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे।
अब देखो वॉट से पहले वॉज लगा दिया है, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। सो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट ही वाज अ वेरी होपलेस फेलो। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वॉट या हाउ से बनने वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें वॉट और हाउ को ड्रॉप कर देते हैं सामान्यतः, और ऐसे केस में हमें वेरी या ग्रेट इस टाइप के वर्ड्स को हम यूज कर लेते हैं। सो बी ऑप्शन आपका पूरे तरीके से जस्टिफाई होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, सी सेड टू मी डोंट वरी अबाउट मी। अब जैसे ही आपने देखा सी सेड टू मी है तो सी टोल्ड मी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो नॉट का प्रयोग है वो टू से पहले होता है, बीच में डोंट लगाने का कोई सेंस नहीं है, डोंट तब लगाएंगे जब इससे पहले सब्जेक्ट होगा, ठीक है। टू के बाद नॉट लगाने का कोई सेंस नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, टू के बाद नॉट नहीं लगाते, ये आपका गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द जज आस्क्ड द प्रिजनर इफ ही हैड एनीथिंग टू से फॉर हिमसेल्फ। सो द जज आपका सब्जेक्ट है, आस्क्ड आपका वर्ब है, द प्रिजनर ऑब्जेक्ट है, और आगे इफ लगा रखा है। इसका मतलब है कि ओरिजिनली ये सेंटेंस आपका क्या रहा होगा, इंटरोगेटिव। कौन सा वाला इंटरोगेटिव रहा होगा, जो आपका बिना WH वर्ड्स के आता है, ठीक है। तो देख लेते हैं आपका, द जज सेड टू द प्रिजनर डज ही हैव, जैसे देखोगे इफ ही हैड एनीथिंग, सो आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिटी लग रहा है यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ही प्लस ही सब्जेक्ट है, हैड आपकी वर्ब है, वर्ब है यानी कि V2 है, तो V2 है यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको देखेंगे, सो डज ही हैव लिख सकते हैं, डू यू हैव लिख सकते हैं, डिड ही हैड बिल्कुल नहीं लिख सकते, ये गलत है। इफ यू हैव नहीं लिखेंगे क्योंकि कंडीशन नहीं देनी है हमें, दो ऑप्शन हट गए। अब आप सिंपल सी बात ये है कि देखो ये यहाँ पे अगर ही है तो ही को ही छोड़ सकते थे हम, ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पे यू था, अगर जज ने किसी से कुछ पूछा है तो डायरेक्टली यू कह के पूछेगा या ही से पूछेगा। आप कहोगे सर जब ये डायरेक्ट रहा होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है यानी कि यहाँ पे ओरिजिनली हमें यू रखना होगा, यू रखना होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यू को बेसिकली चेंज कर रहे हैं हम किसमें, ही में लेके जा रहे हैं, यू को ही में लेके जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है। यू टोल्ड मी दैट यू हैड नॉट स्लेप्ट द प्रीवियस नाइट एंड कुड नॉट वर्क देन। अब देखो देन है तो यानी कि ओरिजिनली नाउ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, यू टोल्ड मी दैट, टोल्ड मी है तो सेड टू मी आ जाएगा, सब में सेड टू मी है, ठीक है। और यू टोल्ड मी, मी देखो यू यहाँ पे बना है, यू बना है तो इस यू से देख के बना होगा। अगर ओरिजिनली यू रहा होता तो मी को देख के आई हो जाता, क्योंकि सेकंड पर्सन जो होता है ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट से। अगर यू यहाँ भी है, यू यहाँ भी है, इसका मतलब है पक्का ओरिजिनली यहाँ पे फर्स्ट पर्सन रहा होगा, फर्स्ट पर्सन रहा होगा, तो यू वाला ऑप्शन आपका हट जाता है। दूसरा, हैड नॉट स्लेप्ट है यानी कि पास्ट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट या तो पास्ट के इंडेफिनिट से बन सकता है या पास्ट का परफेक्ट बेसिकली आपका प्रेजेंट के परफेक्ट से बन सकता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट का परफेक्ट है, यहाँ पे प्रेजेंट का परफेक्ट है, यहाँ पे पास्ट का इंडेफिनिट है। अब जैसे ही आप देखोगे ना, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट को देख के आप कह सकते हो पास्ट का टाइम है। अगर कोई भी पास्ट का टाइम गिवन हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट, इसीलिए दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, लास्ट वाला, ठीक है। सो लास्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर पास्ट टाइम दे रखा हो तो पास्ट इंडेफिनिट आता है। माई फ्रेंड सेड हेलो व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो मेरे दोस्त ने मुझे मतलब ग्रीट करा। ये जो हेलो वगैरह बोलते हैं ना, ये ध्यान रखना, जब हम किसी को हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, मतलब हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, तो ये विश करते हैं हम। जब हम किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, हाई बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं, तो हम लोगों को ग्रीट करते हैं। तो ये ग्रीट किया है, सो माई फ्रेंड विस्ड मी, विश नहीं है ये ग्रीटिंग है, सो ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देयर। ठीक बात है, ये आपका चल जाएगा। आर है, आर से वॉज पे जाएंगे, ठीक है। व्हाट वर यू नहीं होगा क्योंकि इंटरोगेटिव रह गया। व्हाट आई वॉज आई नहीं होगा, इंटरोगेटिव रह गया। वॉज आई नहीं होगा, इंटरोगेटिव रह गया। कौन सा ऑप्शन बना आपका, अगेन जो ग्रीटेड वाला ऑप्शन था, मतलब आई वॉज तो सही है, मैंने गलती से डिलीट, मतलब आई वॉज सही है, वर यू गलत है आपका, है ना। वॉज आई गलत है, वॉज आई गलत है, तो ये ग्रीट वाला जो ऑप्शन है ना ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, आई टोल्ड यू दैट आई हैड बॉट अ न्यू बुक फॉर यू द डे बिफोर। जैसे ही आप देखोगे, सो आई हैड बॉट है, इसका मतलब है हैड प्लस V3 पास्ट का परफेक्ट टेंस है, पास्ट का परफेक्ट टेंस है तो ऑलरेडी या तो आपका पास्ट इंडेफिनिट से बना होगा ये, और या फिर आपका ये प्रेजेंट के परफेक्ट से बना होगा। सो द डे बिफोर है, द डे बिफोर का मतलब है आपका पिछले दिन की बात कर रहा है, यस्टरडे। यस्टरडे अगर आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट से नहीं बनेगा, पास्ट के इंडेफिनिट से बनेगा। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स लिसन टू द अनाउंसमेंट केयरफुली। लिसन टू द अनाउंसमेंट ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, जनरली 2 + V1 से बन जाते हैं। सो द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स को टोल्ड द स्टूडेंट्स कह सकते हैं,
सजेस्टेड द स्टूडेंट्स, सजेस्ट के साथ में टू आता है, सजेस्ट टू समबडी होता है, ना कि सजेस्ट समबडी, गलत हो जाएगा। ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, वेरी मच पॉसिबल, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे दैट दे शुड लिसन टू द, ये तो गलत ही हो गया था, तो टू लिसन द अनाउंसमेंट, तो टू दैट लिसन नहीं लिखेंगे भाई, अगर दैट कंजंक्शन लिखा है तो इसके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट आना जरूरी है, डायरेक्ट वर्ब नहीं लिख सकते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के अंदर डायरेक्ट हम सब्जेक्ट मतलब वर्ब नहीं लिखेंगे, यहाँ पे दैट लिसन लिख दिया, ये भी गलत हो जाएगा। टू लिसन टू, टू प्लस V1 से हम बनाते हैं इन्फिनेटिव से। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, द वैगर वुमेन सेड व्हाट विल आई डू विथ सो मच मनी माई डियर प्रिंस। सो द वैगर वुमेन बेसिकली, ये तो क्वेश्चन है तो टोल्ड नहीं आएगा, आस्क आना चाहिए, सैड नहीं आएगा, सैड नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन बचा, आस्क द प्रिंस व्हाट शी शुड डू विद सो मच मनी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, स्टेनो के क्वेश्चन है और ये सारे अच्छे हैं। द प्रीस्ट सेड डेथ इज इनएविटेबल, डेथ इज इनएविटेबल आपका फैक्ट है, फैक्ट है तो ये जैसे का तैसे रहेगा, डेथ हैड बीन वॉज, सब गलत हो जाएंगे, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आई सेड टू माई फादर डोंट वरी आई विल कंप्लीट ऑल द वर्क बाय टुमारो। सो मैंने अपने फादर से कहा कि चिंता मत करो, सो आई अश्योर्ड माई फादर। सो अब देखो, आई टोल्ड माई फादर डू नॉट वरी, यहाँ पे दैट कहाँ गया, दैट को गायब नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाता है। आई अश्योर्ड माई फादर दैट आई वुड कंप्लीट ऑल द वर्क बाय द फॉलोइंग डे, कह सकते हैं। आई अश्योर्ड माई फादर दैट आई वुड हैव कंप्लीटेड, अब देखो विल है, विल को वुड हैव में चेंज करने की जरूरत हमें नहीं है, आई विल को विल नहीं रहने देंगे, वुड करेंगे, इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होना, सी ऑप्शन। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर डोंट वरी कहाँ गया, बेटा डोंट वरी को अश्योर में चेंज कर दिया है, अगर हमने अश्योर करा इसका मतलब हम कह रहे हैं कि चिंता मत करिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, सो आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। बाकी मेरे भाई मैंने थोड़ा सा रैपिड स्पीड में रखा क्योंकि आपका पेपर बहुत पास में है, और पेपर अगर पास में है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो। ठीक है, बाकी अभी एक एरर की वीडियो आपके लिए और आनी है, अगर आपकी कोई अलग से डिमांड है तो 8 तारीख में, अभी भी 2 दिन है, लास्ट मिनट पे कुछ आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, एरर की वीडियो आपको कल पक्का मिल जाएगी। बाकी अगर लास्ट मिनट पे कोई और डिमांड है तो आप बता देना वीडियो के कमेंट बॉक्स में। बाकी इस बार का आपका पेपर पूरी उम्मीद है कि सीपीओ मेंस हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी कुछ कमी रह गई तो आपका वीओडी बैच आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बैच है। सीपीओ और सीएचएसएल या सीजीएल किसी के लिए भी आपका ये मेंस का बैच भी बहुत अच्छा है, बाकी आप हमारा लाइव बैच भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी बुक्स भी भाई, ये कॉम्बो बैच भी हमारे, आप हमारे ऐप पे आरजी विक्रमजीत ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं। बाकी बुक्स भी मैं कहूँगा कि दोनों बुक्स आपके पास होनी चाहिए। बाकी 8 तारीख को मैं कोशिश करूंगा कि नोएडा वाले सेंटर पे पहुंचूं और आप सब लोगों से जरूर मिलूं। तो मिलते हैं मेरे भाई अगली वीडियो में, और आज की क्लास की पीडीएफ को काफी सारे बच्चे पूछते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, तो आपको यहाँ पे पीडीएफ मिलेगी, ये हमारा चैनल है ऑफिशियल प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, आपको यहीं पे मिलेगी। ठीक है, रैंकर्स गुरुकुल पे नहीं डाल पाते हैं इस वाले चैनल की, तो इस चैनल पे जो वीडियोज आती हैं इसके लिए प्रशांत सोलंकी इंग्लिश आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सो आज के लिए और अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़िया से अपने पेपर की तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।